अहिंसा का संदेश देने के लिए दिल्ली से निकली पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा के देर शाम मनावर पहुंचने पर जैन समाज के महिला पुरुषों द्वारा स्वागत किया गया। रथ पर विराजमान जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का जैन समाज के लोगों की ओर से आरती उतारकर भव्य अगवानी की गई। जैन संत परम आचार्य प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से निकाली गई पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा का संचालन भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति दिल्ली की ओर से किया जा रहा है। रथ यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति के लिए भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। भगवान महावीर के संदेश जीव की रक्षा करना धर्म है, विनय मोक्ष का द्वार है, परस्पर उपकार करना जीव का धर्म है। ऋषि बनो या कृषि करो, जियो और जीने दो के संदेशों को संपूर्ण विश्व में बताने की आवश्यकता है। इन पर चलकर ही विश्व में शांति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। समाज आरसी जैन ने बताया कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर राष्ट्र संत श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज द्वारा भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अहिंसा रथ को भारत भ्रमण के लिए रवाना किया था। पावापुरी अहिंसा रथ को पूरे भारत देश का भ्रमण कराया जा रहा है। अहिंसा रथ के मनावर नगर आगमन पर जैन समाज द्वारा रथ पर विराजित भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति का पूजन अर्चन करने के साथ मंगल आरती की गई एवं रथ के साथ नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। शाजापुर में देव उठनी 11 के बाद विवाह संस्कार आरंभ होंगे और विवाह मुहूर्त भी अत्यधिक होने से सामूहिक विवाह सम्मेलन भी संपन्न किए जाएंगे, जिसमें बाल विवाह होने की संभावना अधिक होती है। इस दौरान विवाह पर निगरानी रखने के लिए कलेक्टर रिचू बाफना के निर्देशन में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। गठित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं बाल विवाह के रोकथाम के लिए जिला विकास खंड, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर दलों का गठन भी किया गया है। बाल विवाह की सूचना के लिए वन स्टॉप सेंटर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष नंबर 07364228810 व चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 तथा संबंधित थाने पर सूचना दी जा सकती है। कलेक्टर रिचू बाफना की पहल पर शाजापुर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। को बाल विवाह मुक्त करने के उद्देश्य से आदरणीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिले स्तर से लेकर के ग्राम स्तर तक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इसमें हमने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया है, जैसे शिक्षा, पुलिस विभाग, ग्रामीण चिकित्सा विभाग और पंचायत विकास विभाग, ताकि एक टीम के रूप में उस गांव को या उस वार्ड को बाल विवाह मुक्त बनाने का प्रयास कर सके। इसी तारतम्य में हमने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का स्थापित किया है। उसको चूँकि हमारा वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे संचालित होता है, वहाँ पर हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। वहाँ पर भी कोई भी नागरिक, कोई भी बालिका या कोई भी बालक सूचित कर सकेंगे। साथ ही हमने जो हमारे दल का गठन किया है ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ये दल के सदस्य हमारे परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक हर ग्राम और वार्ड स्तर पर जन समुदाय को अवेयर करेंगे कि किसी भी स्थिति में बाल विवाह ना हो और ना करें। एवं यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो एक टीम के रूप में पहले से ही जाकर के समझाई देंगे और आकलन करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी बालक या बालिका का बचपन प्रभावित ना हो और वो अपनी शिक्षा पूरी कर पाए। इस उद्देश्य से हम इसमें वर्षभर रणनीति के साथ करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों के आवेदकों को 1 महीने में 1,98,00,000 से अधिक राशि वापस दिलवाई, जो इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अब तक की सबसे प्रभावी कार्यवाही मानी जा रही है। लोगों को अपने जाल में फंसाकर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों से क्राइम ब्रांच इंदौर ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 150 आवेदकों को 1,98,00,000 से अधिक की राशि वापस दिलवाई है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन, सिटीजन कॉप और एनसीआरपी पोर्टल के माध्यमों से प्राप्त ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों पर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल द्वारा आवेदकों से फ्रॉड की संपूर्ण जानकारी लेकर त्वरित कार्यवाही कर आवेदकों के माह अक्टूबर 2024 एक माह में 1,98,00,000 से अधिक राशि ठगों से फरियादी को वापस करवाई गई है।
माह में सर क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई करते हुए 1,98,00,000 रुपए की राशि वापस दिलवाई गई है आवेदकों को। ये अभी तक का जो क्राइम ब्रांच का एक रिकॉर्ड है जिसमें कि एक महीने में 1,98,00,000 रुपए की राशि वापस कराई है। ये बेसिकली वो राशि है जो कि साइबर फ्रॉड में वापस कराई गई है। इसमें जो कंप्लेंट होते हैं, जो कंप्लेंट्स करते हैं, जिनकी नंबर है 1930 पे कंप्लेंट्स करते हैं, या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करते हैं, या फिर जो इंदौर के जो साइबर हेल्पलाइन नंबर जो कि क्राइम ब्रांच का है 7049124445 पर जब ये कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट के बाद आधे घंटे में के लगभग अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स में पैसा गया उनको फ्रीज करा दिया जाता है, होल्ड करा दिया जाता है, और फिर उसके बाद कई बार साइबर फ्रॉडस्टर्स वो पैसा निकाल नहीं पाते, विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन पैसे को फिर बैंक के माध्यम से कोर्ट से में एक आवेदन लगाकर और विक्टिमों को वापस दिलवाया जाता है। तो इस तरह से अक्टूबर में कुल मिलाकर 1,98,00,000 की, जो कि सबसे अभी तक की हाईएस्ट एक महीने में रिकवर कराई गई राशि है, वो फरियादियों को, जो विक्टिम्स थे, उनको दिलवाई गई है, और ये क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्राइम ब्रांच ने सर कार्रवाई करते एक आरोपी गिरफ्तार करा है। ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना क्षेत्र में पेरोल पर जेल से बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें खुद मृतक भी मर्डर के आरोप में काट रहा था सजा। वारदात की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। ग्वालियर जिले के डबरा शहर के गोपाल बाग सिटी में रहने वाले जसवंत सिंह उर्फ सोनी सरदार की 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक यशवंत सिंह कुछ दिनों पहले पेरोल पर अपने घर दीपावली मनाने आया था, जिसकी कॉलोनी में टहलते समय 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा मौके पर पहुंचे और आसपास से लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अज्ञात बदमाशों की पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक 2018 में ग्वालियर जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में अपने ही कुछ रिश्तेदारों की एक हत्या के मामले में सजा काट रहा था, लेकिन दीपावली मनाने के लिए वह पैरोल पर आया हुआ था। वहीं आज टहलते समय 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। यह पूरा मामला पुराने मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मृतक के परिजनों ने भी पुरानी अदावत चलने वाले लोगों पर ही शंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डबरा सिटी थाने के गोपालबाग कॉलोनी है, वहाँ पर एक जसवंत सिंह कौर हैं, सिख हैं, वो अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे, और जो है एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने पिस्टल से फायर करके उनकी हत्या कर दी। उनके परिजनों द्वारा हॉस्पिटल लाते समय उनकी डेथ हो गई। उनकी रिपोर्ट पर, उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो जसवंत सिंह कौर जिनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने 2016 में ग्वालियर में आदित्यपुरम क्षेत्र में उनकी पत्नी के मामा के लड़के की हत्या की थी, और उनके जो मामा और मामी थे उनमें भी गोली मारी थी। उसी प्रकरण में उनको जो है माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई थी। सेंट्रल जेल में वो सज़ा काट रहे थे। अभी 28 तारीख को पैरोल पर आए थे वो, तो पैरोल पर आने के बाद वो घर के बाहर टहल रहे थे। टहलते समय जो घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर से जो है हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और मृतक के परिजनों का आशंका है और आरोप लगाया गया है कि जो मामा के लड़के की हत्या की गई थी, वो लोग अब कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं, मामा मामी, तो उनके द्वारा इस घटना में शामिल होना शंका व्यक्त की गई। इस संबंध में भेजने की जा रही है, और प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर और जो अज्ञात आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ट्रेस कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। दीपावली की रात थाना मल्हारगंज क्षेत्र की हेमू कॉलोनी में उत्पात मचाकर चाकूबाजी करने वाला मुख्य आरोपी अमन चिकना गिरफ्तार। थाना मल्हारगंज पुलिस की गिरफ्त में आया चाकूबाजी करने वाला आदतन आरोपी अमन चिकना। बदमाश अमन चिकना पर दर्ज हैं कुल 16 अपराध, जिनमें से 16 अपराध नाबालिग होते हुए दर्ज हुए थे एवं 3 अपराध नाबालिग होने के उपरांत पंजीबद्ध हुए थे। आरोपी अमन चिकना ने थाना आष्टा जिला सीहोर के धारा 307 आईपीसी के अपराध में 7 माह की जेल काट कर छूटते ही दिया चाकूबाजी की घटना को अंजाम। आरोपी अमन चिकना फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर बदमाशी की रील डालने का है शौकीन। दिनांक 31/10/2024 दीपावली की रात थाना मल्हारगंज क्षेत्र अंतर्गत हेमू कॉलोनी में रात्रि करीब 10 बजे 2 पक्षों में घूरने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर चाकूबाजी होने पर विकास यादव, सोनू गागरे, रोहन गागरे, कुशल सावरिया को चाकू लगने से चोट आई थी। फरियादी मोनू गागरे की रिपोर्ट पर से मुख्य आरोपी अमन चिकना, सुधांशु मिश्रा, अभिषेक ठाकुर अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 391/24 धारा 296, 109, 351, 3
3-5 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। त्योहार की रात घटित अपराध में फरार आरोपियों की पतारसी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 1 नगरीय इंदौर श्री विनोद कुमार मीणा द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 1 इंदौर श्री आलोक कुमार शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग मल्हारगंज इंदौर श्री विवेक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिव रघुवंशी, थाना प्रभारी थाना मल्हारगंज एवं थाना प्रभारी सदर बाजार निरीक्षक तरुण सिंह भाटी के निर्देशन में आरोपियों की पकड़ा धकड़ी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। इंदौर में भी सक्रिय था, लगातार लोग उसको फॉलो कर रहे थे, युवा उसको फॉलो कर रहे थे, किस तरह से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? अभी दीपावली की रात को हमारे यहाँ जो है व्यंजन कॉलोनी हेमू कॉलोनी क्षेत्र में थाना मल्हारगंज क्षेत्र में अमन चिकना और उसके अन्य साथियों के द्वारा चाकूबाजी की घटना करके 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है अपराध दर्ज करके धारा 351 3 BNS में अपराध पंजीबद्ध किया था और एक आरोपी अभिषेक को उसी समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसमें जो गैंग लीडर था, जो मुख्य आरोपी था घटना का, जो अमन उर्फ चिकना पिता प्रेम सिंह तंवर, ये उस घटना के बाद से ही फरार था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस जो है लगातार इसका पीछा कर रही थी और लगातार पुलिस ने अलग अलग टीम बना के थाना मल्हारगंज TI शिव रघुवंशी और थाना सरवजार TI तरुण के साथ में हमारे द्वारा 4 टीमें बनाकर लगातार इसका फॉलोअप किया गया और इसको कल रात्रि में जो है मैं मोटरसाइकिल के पीछा करके इसको गिरफ्तार किया गया है। लवकुश चौराहे के पास इसकी सूचना मिली थी, जो पुलिस ने जब इसको पीछा किया तो वहाँ से गाड़ी भगाया, इसको चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ा है। मोटरसाइकिल से गिरने से इसको पैर में चोट भी लगी है और यह जो है बड़ा ही गंभीर अपराध करता रहा है। अभी इसकी 19 वर्ष की उम्र है, किंतु इस बीच में इसके उम्र के बराबर ही 19 अपराध दर्ज हैं, जिसमें एक निंदात्मक कार्रवाई भी शामिल है। 307 के इसके विरुद्ध 307 के 3 अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा बलवा के 2 अपराध दर्ज हैं। रंगदारी करना, वसूली करना, इस प्रकार के इसके अपराध पाए गए हैं। आष्टा में भी इसने जो है 307 की घटना पैसे लेकर की थी और हमेशा अपने गैंग बनाकर अब सक्रिय रहता है। इसका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की पोस्टर डालना, जिसमें चाकू लेके या हथियार लेके दिखा के दहशत के साथ में इस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास करता है, जो इसमें पुलिस ने पूरी तरह से लगातार इसके पीछा करके इसको पकड़ा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हमारे दोनों थाना प्रभारी श्री रघुवंशी और तरुण और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करके इसको पकड़ा है। इस पर सख्त कार्रवाई की गई है। आज इसका न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत करके इसका PR लिया गया है। PR लेके इससे अन्य जो इसके फोटो में जो आर्म्स दिख रहे हैं उनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहने वाला बताया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे इस प्रकार की पोस्ट डालता है, जिससे कि लोग आकर्षित हों या इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को वो मिले। लेकिन ये बात सही है कि इससे अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे न सिर्फ इसको समझ में आएगा और बाकी लोगों को भी उत्साहित होगा। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे लोगों को जो है देख के लोग वो प्रोत्साहित ना हो बल्कि हतोत्साहित हों, क्योंकि अपराधी जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन भर लेगा लेकिन बाद में पकड़ा जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस निगाह रखी हुई है। इसके जो साथीदारान हैं, इसके जो गैंग मेंबर्स हैं, जो गैंग के साथ में सक्रिय होता है, उन पर भी निगाह रखे हुए हैं हम लोग और ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके कितने अपराध हैं तो क्या आगे? अभी इसके विरुद्ध 19 अपराध 19 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जो जिसमें है इसके जो भी मामले ऐसे हैं जिसमें इसके पूर्व में जमानत प्राप्त की है, हम उनमें जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करवा रहे हैं। इसमें कोई आगे सर रासुका या जिला बदर की कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी तो इसको इसी अपराध में भेजा जाएगा और अगर ये बाहर छूट के आता है तो इसको निश्चित रूप से हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उसको बाउंड ओवर करवाएंगे।
धार जिले धर्मपुरी में पुलिस ने 2 अलग अलग दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि फरियादी ने 18/8/2023 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी किशोरी को घर से कोई अपहरण कर ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर धार पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपहर्ता की दस्तयाबी के लिए लगातार निर्देशित किया है। इस तारतम्य में पुलिस के द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को अपहर्ता को दस्तयाब कर पूछताछ की तो अपहर्ता ने आरोपी जितेंद्र नायक निवासी तीतीपुरा मांडव के द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करना बताया। पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा बढ़ाकर आरोपी की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान आरोपी जितेंद्र नायक तीतीपुरा को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में फरियादिया के द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 17/9/2024 गणेश विसर्जन वाले दिन घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला राधेश्याम पिता रमेश उम्र 24 साल निवासी खुजावा ने घर में घुसकर फरियादिया के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर धमकी दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सर, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, सर क्या जानकारी? ये दिनांक 18/8/2023 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था, जिस पर से केस रजिस्टर कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। विवेचना के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो लड़की है वो कल तीतीपुरा में है। पुलिस पार्टी के द्वारा उसको दस्तयाब किया, पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो आरोपी है वो उसका मोटरसाइकिल पर लाकर उसको ले गया था और नाबालिग बच्ची के साथ उसने रेप की घटना की थी, जिस पर से धारा 376 इजाफा की गई और आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी जो है ये भी तीतीपुरा का रहने वाला है, जितेंद्र नायक, जिसको अरेस्ट किया गया है। और इसी तरह से फरियादिया द्वारा एक कल 376 केस रजिस्टर किया गया था। इसमें जिसका पड़ोसी था राधेश्याम, ये 17/9/2024 को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दिन जब घर में अकेली थी फरियादिया, तो उस दौरान आरोपी द्वारा घटना की गई थी। इसमें तत्काल कल FIR दर्ज की गई थी और आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपियों को मुख्य सूचनाओं से प्राप्त होने पर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सर, आपका शुभ नाम? संतोष यादव, टी धर्मपुरी। धार जिले धर्मपुरी में पुलिस ने 2 अलग अलग दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि फरियादी ने 18/8/2023 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी किशोरी को घर से कोई अपहरण कर ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर धार पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपहर्ता की दस्तयाबी के लिए लगातार निर्देशित किया है। इस तारतम्य में पुलिस के द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को अपहर्ता को दस्तयाब कर पूछताछ की तो अपहर्ता ने आरोपी जितेंद्र नायक निवासी तीतीपुरा मांडव के द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करना बताया। पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा बढ़ाकर आरोपी की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान आरोपी जितेंद्र नायक तीतीपुरा को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में फरियादिया के द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 17/9/2024 गणेश विसर्जन वाले दिन घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला राधेश्याम पिता रमेश उम्र 24 साल निवासी खुजावा ने घर में घुसकर फरियादिया के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर धमकी दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शहर के समीप स्थित महू गांव नगर पंचायत क्षेत्र में कांकड़पुरा तालाब पर छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अपने परिवार के सुख शांति व मंगल कामना करते हुए गुरुवार की शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज शुक्रवार सुबह 6 बजे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठी माता के पूजन का समापन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने सिर पर पूजन सामग्री रखकर छठ माता के पूजन के लिए कतारबद्ध होकर पैदल ही अपने परिवार के साथ जलाशय पर पहुंचे, जहां उन्हें अन्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। छठ पूजन के दौरान वहां उपस्थित श्रद्धालु PN राय ने छठ पूजा की जानकारी देते हुए बताया कि यह त्योहार महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं छठ माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखते हैं। पूजन के दौरान माताओं को अनेक प्रकार के फलों, मिठाइयों और खीर आदि का भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजन किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान और समरसता के लिए यहाँ पूर्वोत्तर सामाजिक कल्याण समिति भी कार्य कर रही है। छठ की इस महापूजा में महू विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने भी अपनी उपस्थिति दी। ये महापर्व कैसे मनाया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, आपका उसमें क्या रोल है? जैसे कि इसमें पूरा जो पर्व है, महापर्व जो है, ये 3 दिन तक चलता है। पहला होता है उधर
करना। तो कल तक करना में क्या होता है, जैसे कि हम शाम को प्रसाद बनाते हैं, खीर और एक रोटी की, और सभी घर में आमंत्रण जाता है और वो आते हैं और वो खीर प्रसाद खा करके जाते हैं। और आज के दिन डूबते हुए सूरज को हम अर्घ दे करके आज का समापन करते हैं। और कल प्रातः जैसे ही होते हैं सूर्य उदय होते हैं, वैसे हम उनको अर्घ दे करके बहुत बढ़िया। अब बहनें यहाँ साथ में हमारे जो अपने बच्चों के लिए मतलब व्रत नहीं महाव्रत करती हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह का व्रत किया जाता है, कृपया बताएं। सूरज भगवान की महिमा है, साल भर पर ही आते हैं। ऐसे तो 6 महीने बाद ही आते हैं, लेकिन ज़्यादा ये लोग करते हैं। हम लोग उपवास रखते हैं, ये पर्व जो हम लोग के है ना। उपवास कब से रखते हैं आप? हम रखते हैं नहाए खाए से रखते हैं। 5 तारीख के नहाए खाए किए थे, 6 के खरना किए, आज उपवास। तो ये क्या उपवास क्या निर्जला होता है या किसके अंदर कुछ? निर्जला है, आज निर्जला है, कल सुबह व्रत। आप क्यों व्रत करते हैं? करते हैं अपना परिवार के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए। बच्चों तो खुशी रहे, बढ़िया उन्नति करे, पढ़े लिखे। प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है? ठेकुआ बना रहे हैं। वो बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाया जाता है? गेहूँ पीसते हैं चक्की में, उसके बाद में बनाते हैं गुड़ में। आप बताइए, ये व्रत आपने किया, ये देखने सब शांति। अच्छा, हाँ, कैसा अनुभव है आपका? बहुत ही अच्छा लगता है। ये पर्व 3 साल से आ रहे हैं, इनके साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा व्रत करने व्रती के अलावा देखने वाले और इसमें साथ में शामिल होने वाले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा महिलाएं इस व्रत में महिलाओं की खास भूमिका होती है, जो बहुत बड़ी एक साधना करती हैं इस व्रत के रूप में। तो वो किन के लिए की जाती है, किन के लिए शुभकामनाएँ दी जाती है, किसके लिए सब काम करते हैं? आपको कैसा लगा, लगता है हर वर्ष नहीं मनाते हैं? नहीं, यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है आप? शासन की जो यहाँ व्यवस्था है उससे संतुष्ट है? मुझे देखेगी, ठीक है। महापर्व में क्या परंपराएं? परंपरा यह है मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो रहवासी लोग और जो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर षष्ठी के दिन किसी भी तालाब या किसी भी सरोवर में खड़े होकर पूजते हैं। सूर्य जो आगे देते हैं, हम सुबह उठते हैं, सूर्य को आगे देते नहीं तो मैंने बोली थी, मैंने बोली कि भाभी के कहीं काम और सुबह का आगे देखो मेरा नाम पूरन राय है, मैं भारतीय बीमा निगम का। कैसे करते हैं? इस हेतु जो ये पूरे आयोजन के लिए पूर्वोत्तर सामाजिक कल्याण ग्रुप भी बना हुआ है, और स्थानीय स्तर पर धामनोद में धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम ढाल में अवैध रूप से बिक रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामवासी थाना परिसर धामनोद पहुंचे। पैसा एक्ट समिति के तहत थाने पर आवेदन देकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जगदीश सिंह मकवाने ने बताया कि ढाल में अवैध रूप से छोटी छोटी दुकानों पर सबसे अधिक मात्रा में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे आए दिन गाँव में लड़ाई झगड़ा और सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं अवैध शराब के चलते आदिवासी समाज आर्थिक रूप से कमजोर
कमजोर हो रहा है। दुकानदारों द्वारा गांव-गांव में डायरी बनाकर पेटियों से शराब वितरण की जा रही है, जो शासन के नियम के विरुद्ध है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मांग करते हुए शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। और किस लिए पहुंचे हो? तो सर हमारे गांव में आए दिन लड़ाई होती है। गांव में शराब किस बात को लेकर? गांव में अवैध तरीके से शराब बिक रही है छोटी छोटी दुकानों पे, और क्या उसकी वजह से गांव वाले परेशान है। बाहर के लोग आते हैं और वहां पे पीते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, लेडीज़ों को अनाप शनाप बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस आधार पे हम पैसा एक्ट के अनुसार समितियाँ गठित की गई है। उस आधार पे हम यहाँ आवेदन देने आए कि हमारी ग्राम पंचायत ढाल में अवैध रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रतिबंधित चलते जी। आप क्या, आपका शुभ नाम? रंजीत सिंह मकवाना। कहाँ के रहने वाले? जूनी ढाल।